तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। देखिए, आप देख रहे होंगे मैंने लिख दिया है पहले ही। आज सुबह मेरी एक बच्चे से बातचीत चल रही थी और उसने मुझे कहा नोट्स से रिगार्डिंग बातें। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको यकीन नहीं होगा उसे देख करके कि ये जो बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं ये हाफ ऑफ द चैप्टर है आपका। और ये जो मेरे हाथ में है दिस एन A4 साइज शीट, इसको मैंने इस तरह से यूज किया। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर के नोट्स मैंने उस बंदे को बना के दिखाई इस कागज पर। ये एग्जैक्टली वही है जो यहां पे है, सेम। इसका फायदा क्या है? द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी इज कि आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले दिमाग में होता है। हम जैसे क्या सोचते हैं, हम एग्जाम में जाते हैं कि अरे ऐसे थोड़ी लिख के देखेंगे, वो तो पेपर में आएगा हम वही लिख देंगे लगे हाथ। लगे हाथ नहीं होता है। जब पहले तैयारी की जाती है, पढ़ा जाता है, फ्रेम किया जाता है, अब ये दिमाग में रहेगा कि हाँ इस तरह से मुझे सारे नोट्स बनाने हैं। इसको मैंने यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया एंड यू वोंट बिलीव दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर। और इसके पीछे आपका सेकंड हाफ होगा, यानी कि एक पेज पे जस्ट वन पेज इज एनफ फॉर वन चैप्टर। और ये आपकी ज्योग्राफी का वो चैप्टर है जो अगर आपने पूरा समझ लिया तो आपकी पूरी ज्योग्राफी में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टर्म्स हैं बहुत सारी टर्म्स को समझना है, सिंपल। और वो इस तरह से आपने, ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है आपको क्योंकि आप इसको तैयार करने की स्ट्रेटजी गलत अपनाते हैं। और वो क्या गलती होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, रिसोर्सेज से रिलेटेड चैप्टर है और रिसोर्सेज के साथ एक टर्म जोड़ दी गई डेवलपमेंट। पहले डेवलपमेंट को देखो, डेवलपमेंट क्या है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। और हर जगह हम देखते हैं डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है कि भाइयों बहनों विकास होकर रहेगा। और विकास कैसे होगा वो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में। लेकिन ये विकास क्या है, ये डेवलपमेंट है क्या? एनी काइंड ऑफ, राइट इट डाउन, एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज इज डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट इज अ टर्म, इज सच अ मल्टी डायमेंशनल टर्म जिसको हम एक स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? एक यूनिवर्सल इसके लिए वो नहीं हो सकती कि हाँ जी मान लेंगे। डेवलपमेंट अलग अलग है। चेंज, एक किसान की इनकम में वृद्धि होना, इंक्रीज इन अ फार्मर्स इनकम इज डेवलपमेंट फॉर हिम। आप कहेंगे सर अच्छा वृद्धि होना, किसी व्यक्ति का मुनाफा बढ़ जाए, किसी की प्रॉपर्टी बढ़ जाए, डेवलपमेंट है। जैसे मुन्ना भैया ने मिर्जापुर में जौनपुर को मिला लिया तो डेवलपमेंट है। लेकिन सर कोई नुकसान नेगेटिव टर्म्स में भी है क्या? हाँ, जैसे डेट है, डेट, DEBT, जो कर्जा आप पे है, आपका डेट कम होता जाए, दैट इज पॉजिटिव। वो नेगेटिव तो है, घट रहा है, लेकिन आपके लिए तो डेवलपमेंट है कि कम कर्जा देना पड़ेगा, कम कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट वो है। लेकिन ये रिसोर्सेज का, ये डेवलपमेंट का बात ये है साहब कि आप गलती कहां करते हैं। इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के पूरे चैप्टर को आप बोलते हैं रिसोर्सेज और पूरा का पूरा ध्यान रिसोर्सेज पे केंद्रित कर देते हैं। आप भूल जाते हैं इस वर्ड को, डेवलपमेंट को। एंड मैंने बीच में एक बहुत शानदार लाइन लिखी है, एक पैराग्राफ जो आपने छोड़ा, जिसको मैंने यहां पे नहीं लिखा, उस पैराग्राफ की केवल ये 4-5 लाइनें, 4-5 भी नहीं है ये तो, वैसे स्ट्रेट लिखेंगे तो सिर्फ एक लाइन, सिंगल वन लाइन, एंड दैट इज इनफ। पूरा कोरिलेशन समझ में आएगा। पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या है। आप सभी ने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में वो पूछता है कि बताओ मशीन क्या है, तो कहे सर जो भी काम अपना आसान कर दे, जो है ना ऐसे चीजों को आसान कर दे। लेकिन ऐसा ही कुछ रिसोर्सेज के साथ, बोला ऐसी कोई चीज जो हमारे एनवायरमेंट में है, ठीक है, और उससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती। समथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। ऐसा ना हो कि मंगल पे मिले, यार मंगल पे मिलेगी उससे हमें क्या लेना देना है। मंगल पे कोई चीज है, कैन वी टर्म दैट एज अ रिसोर्स? नो, क्योंकि दैट इज इन नॉट आवर एनवायरमेंट, हमारी एक्सेस में नहीं है ना वो। तो बोला अच्छा आपके एनवायरमेंट में हो, आपके उसमें होनी चाहिए। बोला हाँ। बोला हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। यार अजीब बात कर रहे हो, ह्यूमन नीड्स तो ऐसे कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। यस, एंड इसीलिए आप यकीन नहीं मानेंगे, दिस सिंगल टर्म रिसोर्सेज, ये आगे चल के 11th में जब आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ती है और इकोनॉमिक्स समझाती है कि ये ह्यूमन नीड्स कभी पूरी नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती, और रिसोर्सेज है लिमिटेड।
तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का आपको ऐसे प्रयोग करना है कि आपकी मैक्सिमम नीड से सेटिस्फाई हो। सारी तो कभी नहीं हो सकती, 2 किताबें बन जाएंगी पूरी, 2 डिटेल में आप जाके इनको देखेंगे। लेकिन हमारे लिए रिसोर्स है कोई चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते, हमारे आसपास मिलने वाली एक ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस बोर्ड पे लिखना है, मार्कर, मार्कर है, रिसोर्स है मेरे लिए। लेकिन मुझे ऐसा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी अवेलेबल है, हाँ जी, मतलब पानी को मैं चाहता हूं मैं अपनी गाड़ी में जो है उसमें पेट्रोल वेट्रोल डीजल वीजल भरवाना ही ना पड़े, पानी से चलाऊं उसे। पानी से तो ना चलेगी भैया, तो क्या बोला, तो टर्म्स लगाओ इस पे। बोला यहां फुल स्टॉप लगा देते ना तुम कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यहां पे तुम फुल स्टॉप लगा देते, क्या मिल जाएगी। बोला ना ना ना, कुछ थोड़ा सा है ना, वो कहता है ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, वो वाली बात है, कोमा प्रोवाइडेड, बशर्ते, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बशर्ते। मतलब क्या क्या शर्त लगा दी, बोला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास कि पानी को एज अ फ्यूल यूज कर ले। मतलब यार टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग करके हम उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, बोला इतना ही है, बोला नहीं, इसके साथ एक और बात भी है, तुम्हारे पास टेक्निक आ गई, लेकिन वो टेक्निक इतनी महंगी है कि उसका प्रयोग गाड़ी बनाती, पानी से चलने वाली गाड़ी है। बोला बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस गाड़ी की कीमत है 50 करोड़। यार पागल आदमी, फिर लेगा कौन, कुछ ही के लोग ले पाएंगे। बोला तो वो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी आती हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिएबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिएबल हो जाएगी। बोले ठीक है, बोले यहां पे फुल स्टॉप लगा। बोले ना, ऐसी चीज जिसकी टेक्नोलॉजी भी है, जो इकोनॉमिकली फीजिएबल भी है, लेकिन कल्चरली अनएक्सेप्टेबल हो सकता है सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। अब ऐसी चीज जिसको सोसाइटी या कल्चर भी एक्सेप्ट कर पाए, ऐसी चीज होनी चाहिए, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब जैसे आप देखें, आप कहेंगे सर दारू, दारू रिसोर्स हो सकती है, सोचो जरा, प्रेजेंट है, टेक्नोलॉजी भी है कि हम उससे जो है ग्रेप से वाइन बन जाती है, भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर मैं कोई दारू के बारे में थोड़े बताने आया हूं मैं, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है। आप देखेंगे लोग सुबह सुबह मस्त जो है उनकी गुड मॉर्निंग ही ठेके पे होती है, ठेकेदार के साथ। अब वो अपनी पत्नी से ज्यादा मुंह ठेकेदार के देखते हैं, उन दोनों का रिलेशन ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन कल्चरली एक्सेप्टेबल है नहीं। अब आप देखें कि रिसोर्सेज से, बोले यार ये रिसोर्स तो मिल गए, बोले कि डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगी, बोले नहीं, इनडायरेक्ट। अब मान लो आयरन ओर है, या मान लीजिए सोना है, नहीं सोने से तो आप जो है सो जाएंगे, गोल्ड है, थोड़ा इंग्लिश में शब्दों पे थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ी बात बोले हैं, बोला वही है, गोल्ड है मान लेते हैं हम, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया, गोल्ड इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, बोला यस सर प्रेजेंट। बोला डू वी हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द गोल्ड फ्रॉम द गोल्ड माइंस, बोला हाँ सर वी हैव द टेक्नोलॉजी। ओके, इज इट इकोनॉमिकली फीजिएबल, बोला यस सर इट इज टू सम एक्सटेंट, बहुत ज्यादा तो नहीं। बोला कल्चरली एक्सेप्टेबल, यस, कल्चर इन द सनातन कल्चर, हिंदू कल्चर, गोल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड कहां है, भारत की महिलाओं के पास है, तो कल्चरली बहुत महत्ता है। तो बोला ये क्या वो सीधा निकाला है वही घर पे लाके रख दे कि लो ये सोना लाए हैं तुम्हारे लिए, इसको एक बाल्टी अपने ऊपर डाल लो, नहीं। तो गोल्ड से गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनते हैं, यूजफुल थिंग्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, बोले ये जो कन्वर्जन है ना, इस कन्वर्जन में एक रिलेशनशिप आती है, फिर रिलेशनशिप आ गई। देखिए पहले पावर शेयरिंग में आ गई, ये चैनल जो है अडल्ट कंटेंट ना आ जाए इसमें, रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, बोला 3 और एक 4 लोगों के बीच में। बोला क्या, बोला देखो इसका सेंटर जो है, सेंटर में लिखने का इसको कारण है, इसके सेंटर में है ह्यूमन बींग्स। बोला अच्छा, बोला इस रिसोर्स से, इस नेचर में प्रेजेंट रिसोर्स से एक यूजफुल थिंग बनाने का जो काम होगा वो कैसे होगा, बोला ये ह्यूमन बींग
सबसे पहले टेक्नोलॉजी एक्वायर करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्वायर करके ये नेचर, इस नेचर में क्या है, इस नेचर में रिसोर्सेज हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, लेगा इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसको। फिर इस टेक्निक की मदद से उसको कन्वर्ट करेगा यूजफुल थिंग्स में। बोला कन्वर्ट भी कर दिया, कैसे सर? रे बोला गोल्ड निकाला, बोला हाँ निकाल दिया। फिर क्या किया? टेक्निक का प्रयोग करके गोल्ड निकाला, टेक्नोलॉजी आपके पास माइनिंग की टेक्नोलॉजी है, निकाल लिया। फिर टेक्निक का प्रयोग करके उसको जो है फ्लेम पे रख के या उसका जो भी प्रोसेस होता है उससे गोल्ड के ज्वेलरी भी बना दी। बोला यूजफुल थिंग बन गई। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ दिस थर्ड थिंग, इंस्टीट्यूशंस। अब सुनार है, वो लेकर के आया, सब कुछ किया उसने, मार्केट। अब मान लीजिए यहां पर जो इंस्टीट्यूशन मैंने लिया है वो है मार्केट। मान लो मार्केट ना हो तो पड़ा रहेगा वहीं पे। लेकिन ये मार्केट आ गया, मार्केट इज अ प्लेस जहां पे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द थिंग्स वो होती है। तो एक ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उनसे यूजफुल थिंग्स बनाता है, काम की चीजें बनाता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हो, तो उसकी डेवलपमेंट के साथ क्या कोरिलेशन? डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ चेंज, और किसी की इनकम में वृद्धि होना, किसी के आर्थिक स्तर में वृद्धि होना, इट इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। वो भी डेवलपमेंट है, वो ही डेवलपमेंट नहीं है कि मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरे लिए तो यही डेवलपमेंट नहीं, मेरे लिए और भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट है। तो यहां पर देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूशन, ये मार्केट का इंस्टीट्यूशन, ये मार्केट इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? ये इस टेक्नोलॉजी से जो आपने गोल्ड बनाया था ना, अब आप इस गोल्ड को बेच सकते हो। तो जब बेचोगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो क्या होगी? कुछ सेंस में डेवलपमेंट होगी। ये रिलेशनशिप, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये बनाना आ गया, समझ में आ गया तो चीजें आसान हो जाएगी। बोला यहां पे एक बात समझने की है कि रिसोर्सेज, प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। बोला हाँ, रिसोर्सेज से डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का एग्जांपल मैं लेता हूं। क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोलियम, या पेट्रोलियम से बनता है क्रूड ऑयल? ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल बनता है कि क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनता है, और इन दोनों में से जो चीज पहले होती है उसी के एक्सट्रैक्शन में एक गैस रिलीज होती है, वो गैस होती है नेचुरल गैस, जिसका रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इन्हीं से बनता है, या तो पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल बनेगा या क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इनसे ही आपके पेट्रोल, डीजल्स, पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। मान लो कि आपके पास पेट्रोलियम एक्स्ट्रा, आपको पता है कि यार यहां पेट्रोलियम है, टेक्निक नहीं, पेट्रोलियम है, और आपको यह भी पता है कि अगर मैंने पेट्रोलियम निकाल लिया तो मैं इसको बेचूंगा, फिर पैसा भी मिलेगा, डेवलपमेंट भी होगा। जैसे आपकी सऊदी की इकोनॉमी, आप गल्फ कंट्रीज को देखें, अरे ऊंट पे बैठने वाले लोग आज गोल्ड की रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं। सोचे ना आप, क्या जब ये क्रूड ऑयल वहां पर मिलना शुरू हुआ तब, तो जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो दिस इज द लाइन, रिसोर्सेज कैन एट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, ओनली कब? केवल ओनली व्हेन दे accompanied by appropriate technological development and institutional changes. This is a very important thing. Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development. कि रिसोर्स से विकास, संसाधनों से विकास केवल तब हो सकता है जब उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के अनुपात में आपकी तकनीकी विकास और आपका इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो। कैसे? पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक नहीं है, निकाल ही नहीं सकते तो डेवलपमेंट नहीं होगा। निकाल लिया, बना लिए, बैरल भर के रख लिए, अब इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है, जैसे आप इस केस में इंस्टीट्यूशन क्या होगा? जिसमें आप सेल एंड बाई कर सको। इंटरनेशनल मार्केट नहीं है तो कहां बेचोगे? अपने ऊंट को थोड़ी पिला दोगे कि अरे पानी वानी तो रोज पीते हैं, आज चलो तेल पियो वल्ला हबीबी, ऐसे तो नहीं होगा। दिस
अब देखो तुम क्या गड़बड़ करते हो, ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बोर्ड यानी कि सीबीएसई या अदर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम इसी की डेफिनेशन लिखने में पूरी किताब छाप देते। सीधी सीधी बात सुनो, बोला 5 बेसिस हैं, एक बेसिस है ओरिजिन पे, उनकी उत्पत्ति पे। कई बार उत्पत्ति से ही हो जाता है ना, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन में डिफरेंस क्या है, बोले ओरिजिन पे डिफरेंस है, लड़का है लड़की है या थर्ड जेंडर है, ओरिजिन से पहला डिफरेंस। ओरिजिन से या तो बायोटिक है या बायोटिक है। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मींस लिविंग, यानी वो चीज जो लिविंग है, जो रिसोर्सेज हमें लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, लिविंग, एंड दिस इज एबायोटिक मींस नॉन लिविंग। सिंपल, लिविंग नॉन लिविंग। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बायोटिक, ऐसे करके आप इसके एग्जांपल लिखो। नाउ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि खत्म होंगे कि नहीं होंगे, बोला रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, बोला रिन्यूएबल क्या हुए, बोला रिन्यूएबल और रेप्लिनिशेबल, यानी कि ये क्या है, ये कुछ समय बाद रिन्यू हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं कुछ ही समय। ऐसा नहीं है कि ये खत्म ही नहीं होगा, लेकिन ये रिन्यू होता रहता है, ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है, और वो इतना कम टाइम है, वो रेप्लिनेशेबल इतनी जल्दी होती है, वो रिप्रोड्यूस इतना जल्दी होता है कि ऐसा लगता है कभी खत्म नहीं होगा। सनलाइट, क्या 24 घंटे आप सोलर प्लेट लगा दो, क्या 24 घंटे सनलाइट रहेगी? नहीं, लेकिन फिर 24, अगर 12 घंटे, फिर 12 घंटे के गैप के बाद फिर आ जाएगी, तो 12 घंटे का गैप बहुत बड़ा नहीं हुआ, यहां पर 12 मिलियन लगेंगे साल। नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिन्यू हो जाए, ये जो है नॉन रिन्यूएबल, ये ऐसे हैं जिनको रिन्यू होने में ईदर दे कैन नॉट बी रिन्यूड, जो रिन्यू ही नहीं हो सकता, या इनके रिन्यू होने में वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल्स बनने में, क्रूड ऑयल बनने में, पेट्रोलियम बनने में, नेचुरल गैस बनने में, मिनरल्स बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और वो कैसे बनते हैं वो मैं इसी के वीडियो में जो है सेकंड पार्ट में समझाऊंगा, प्लेट्यू फॉर्मेशन में, कि दबती हैं चीजें जमीन के नीचे अंडर ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर, वो फॉसिल्स बनते हैं, वो मिनरल्स बनते हैं। तो बोला ये क्या हुआ रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिप्रोड्यूस्ड और विच गेट रिन्यूड, विच गेट रेप्लेनिश्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल सोलर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। बोला नॉन रिन्यूएबल, बोला दोज रिसोर्सेज विच ईदर कैन नॉट बी रिन्यूड और टेक्स सच टाइम या सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इट इज नियरली नॉन रिन्यूएबल, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, उसको आप उस कैटेगरी में रख देंगे, बहुत ज्यादा, मिलियंस ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल फॉसिल्स, मिनरल्स। ओके, बोला और ओनरशिप, कि किसके पास है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मान लो आई हैव सम रिसोर्सेज, मेरे हैं, मेरा घर है, मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर है। बोला कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो कॉमन होते हैं, इसको नाम दिया गया कम्युनिटी, गांव में, विलेज, विलेज इज अ वेरी गुड एग्जांपल। विलेज, आपके गांव में, आपके गांव का प्लेग्राउंड है, वो कॉमन लैंड है, आप वहां जाते हैं, खेलते हैं, कॉमन, कम्युनिटी ओन, कई कई जगह पे किसी खास कम्युनिटी का होता है कि पूरे समाज का है। नेशनल, नो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर थोड़ा सा बता देता, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि 10th 9th में अगर गलती से पढ़ लिया होगा, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, इट वाज आर्टिकल 31, कि हर आदमी के पास अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था। फर्स्ट अमेंडमेंट, द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड दिस राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19 में भी था ये, एक सब क्लोज में, आर्टिकल 19 में 6 तरह की, आर्टिकल 19 का पहला जो क्लोज है उसमें 6 डिफरेंट फ्रीडम्स की बात की गई है, वहां 7 फ्रीडम थी, तो उस पहले अमेंडमेंट ने वहां से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया और 31st आर्टिकल को रिपील कर दिया। अब आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है, लीगल राइट है, कि सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति को ले सकती है, कब,
जब उसे आम जनता का भला करना। आपका घर लेना है रोड बनाने के लिए, लेकिन आपका घर लेंगे मोदी जी की रैली करनी है, नहीं, तब नहीं। तब जब आम जनता का भला, विद ड्यू कंपनसेशन, आपको पूरा पैसा दे के लेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी की ऑल रिसोर्सेज एट द एंड बिलोंग टू द नेशन, सारा देश का है। नाउ देश का है कहां तक, और इंटरनेशनल कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल हैं। कैसे, देखो ये भारत है, इंडिया, और जो मैप बना रहे हो और मैप बनाना नहीं आता है तो एरिया बढ़ा देना, कम मत कर देना। और ये मत भूल जाना, बहुत मारेंगे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। हम मैप बनाते हैं, ये इसको भूल जाते हैं। नो, डोंट डू दिस। द लॉ सेज कि जो इस देश के अंदर, इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है वो भारत का। बोला ये पानी है ना साइड में, बोला हाँ वाटर है। बोला तो ये इसकी कोस्ट लाइन से, जहां इसकी जमीन खत्म हुई है, वहां से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 22.2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा, ये होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब भारत के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स अगर पानी में जाए आगे की तरफ, तो उतना क्षेत्र भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहां पर मिलने वाला हर मिनरल, वहां पर मिलने वाली हर फिशरी, सब कुछ भारत का है। ठीक है, बोला ठीक है। बोला अब सुनो ध्यान से, बोला इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल वाटर्स शुरू होता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉज ऑफ सीज 1971, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉज ऑफ सीज, समुद्र नियमों पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें डिसाइड किया गया। बोला ये 200 नॉटिकल माइल्स में कोई आएगा तो, बोला वो आपस के देश मिल बांट लेंगे, जैसे इंडिया बांट लेगा म्यांमार, है ना, इधर ये श्रीलंका और इधर के देश जो हैं वो मिलकर के शेयर कर लेंगे इसको। बोला ठीक है। बोला लेकिन इस 200 के बाहर चला गया, किसी भी उसमें क्षेत्र में नहीं आया, तो वो होगा इंटरनेशनल वाटर्स। और इंटरनेशनल वाटर्स में आपको कोई भी काम करना है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हमें परमिशन चाहिए। ठीक है, अब इसमें डिटरमाइन कर दिया गया था कि कहां पर आपको क्या करने के लिए। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, मैग्नीज नोड्यूल्स, मैग्नीज नोड्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स से, इंडियन ओशन में। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि आप वहां पर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने परमिशन ली है, हम इंटरनेशनल वाटर्स में कर सकते हैं। इसके बाद ओनरशिप भी हो गया। बोला डेवलपमेंट, उनके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। भाई यार ये क्या है, ये थोड़ा सा समझने का है। इसमें पहला है पोटेंशियल। देखो जब हम कहते हैं ना इस बच्चे में पोटेंशियल है, सर बच्चे में पोटेंशियल है, कर लेगा, कर लेगा, कर नहीं रहा, तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी जगह जहां पर पोटेंशियल तो है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, की टर्म इज यूटिलाइज नहीं किया गया है उसको। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, राजस्थान में आप देखेंगे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी कितनी ज्यादा है, लेकिन क्या हमने उस सोलर एनर्जी का प्रॉपर यूज किया है? क्या हमने राजस्थान में प्रॉपर सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस किए हैं? क्या राजस्थान की सरकार को सोलर एनर्जी पर एक बार सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी कि एक बार सब्सिडी दे दें, 1 लाख की प्लेट सरकार 50,000 में दे रही है, एक बार लोग उसके आदी हो जाते। जब लोग आदी हो जाते, जब लोगों को आदी होना इन द सेंस, आदी तो गलत शब्द होगा, एडिक्टेड तो गलत शब्द होगा, लेकिन यहां पर जब उनको पता चलेगा कि इसकी कॉस्ट उस दूसरी वाली जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे कम है, तो लोग फिर उसको बिना सब्सिडी के भी खरीदते। लेकिन हुआ नहीं है अभी। दूसरा क्या है, देखो अब कहा कि पोटेंशियल है, डेवलप्ड नहीं है। बोले ये क्या है डेवलप्ड? बोला जी डेवलप्ड है, उसकी पूरी हमने जानकारी ले ली है, पूरा जो है उसका हिसाब किताब कर लिया है। अब बस या तो हम उसको यूज कर रहे हैं, या ये है कि जी अभी टेक्निक नहीं आई है, एक बार टेक्निक आ जाती है फिर उसको कर लेंगे इंप्रूवमेंट के साथ। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो बोला सर ये फिर स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब है कि वो अवेलेबल है, वो चीज अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, बट वी डोंट हैव दैट
टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तकनीक नहीं है हमारे पास जिससे कि हम उसका एक्सट्रैक्शन करें, उसको यूटिलाइज करें। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल दिया गया है, आपका वाटर है। अब वाटर क्या होता है? H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर के बनता है वाटर। आप इस पानी से, आपके पास ये नहीं है टेक्नोलॉजी कि इस हाइड्रोजन को अलग कर लें, और अगर ये तकनीक आ जाए तो आप पानी से चलने वाली गाड़ियां बना सकते हैं। तो बोला हमारे पास टेक्निक नहीं है। बोला फिर ये रिजर्व क्या है जी? बोला रिजर्व वो है जिसकी टेक्निक भी है लेकिन होते हुए नहीं कर रहे। वो कुछ बच्चे नहीं होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, फिर वो जानबूझ के काम नहीं करते हैं कि आप बहाना बना देंगे। तो यहां पे वो है जिसमें आपने प्रॉपर टेक्निक होते हुए, आपका एग्जिस्टिंग नो हाउ होते हुए आपने उसको यूज नहीं किया है। डैम्स, प्रॉपर डैम्स नहीं बनाई आपने, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप देखें डैम्स, रिजर्व। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, आप डर जाते हो इनको देख के कि यार मैं भूल जाऊंगा। सिंपल, ओरिजिन। ओरिजिन सबसे पहले किसी चीज का बेसिस उसकी उत्पत्ति है। रिसोर्स कहां से आया? बायोटिक यानी लिविंग चीजों से मिलने वाले रिसोर्सेज, एबायोटिक नॉन लिविंग चीजों से मिलने वाले। एग्जॉस्टिबिलिटी की उत्पन्न हुआ, कोई चीज पैदा होती है तो मरती भी है, तो एग्जॉस्ट को उस तरह से आप करें खत्म। यार बोला एक रिन्यूएबल, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे जो रिन्यू हो जाएंगे। बोला दूसरा नॉन रिन्यूएबल, बोला ये एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इनकी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगेगा। बोला फिर यार जब वो उनका समय है उत्पत्ति से अंत के बीच में उनकी क्या स्थिति रहेगी? बोला यार पहले तो ये देख लो किसके पास ओनरशिप। बोला प्राइवेट, माना जिस आदमी का है उसका। बोला कम्युनिटी ओन्ड, माने एक कम्युनिटी उसको ओन करती है। वो कम्युनिटी एक गांव की कम्युनिटी हो सकती है, लोगों की कम्युनिटी हो सकती है। बोला फिर, बोला नेशनल, बोला सारा सब कुछ देश का ही है भाई। फिर इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल? कि वो रिसोर्सेज जो किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर हैं, वो इंटरनेशनल वाटर्स में काउंट होंगे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। बोला फिर, बोला यार फिर उनकी डेवलपमेंट तो देखो। एक बच्चा हुआ, ठीक है, एक बच्चे के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले वो पैदा कब हुआ? किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में आप पढ़े तो पैदा सबसे पहले ही, फिर उसकी डेथ कब हुई, उसके बाद उसके जीवन में वो उसके माता पिता के बारे में बताया जाए। भाई लॉजिक यही है ना, कब पैदा हुआ, ठीक, कब मरा, जीवन में उसके माता पिता कौन थे, और जीवन में उसने डेवलपमेंट कैसे की। क्या ये सीधी लाइन नहीं बन रही कि कब रिसोर्स, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे एग्जॉस्ट हुए, कैसे ओनरशिप थी और कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। बोला डेवलपमेंट भी देख लिया। फिर बोला नेचर, बोला ये मैन मेड भी होते हैं क्या? मैन मेड भी है, नेचुरल भी है। अब देखो एक बात बताओ, ये फॉरेस्ट जो है कहां पे लिखा है फॉरेस्ट? हमने भूल गए हैं क्या? हाँ, बायोटिक में आ गया फॉरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बायोटिक में आया, लेकिन क्या फॉरेस्ट मैनमेड है? क्या आदमी ने फॉरेस्ट बनाए? नहीं। किसने बनाए? नेचर ने। तो अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया फॉरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये क्रूड ऑयल, बोला क्रूड ऑयल भी नेचुरल है, नेचुरल में आएगा? बोला हाँ जी नेचुरल में आएगा। बोला ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बोला ये भी नेचुरल में आएगी। तो बोला यार इसमें क्या आएगा? ह्यूमन मेड में क्या आएगा? ह्यूमन मेड में आएगा कोई बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, कोई ऐसी बिल्डिंग जो आपने बनाई हो, कुछ ऐसी चीजें गुणवत्ता से रिलेटेड, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। अब जैसे क्रूड ऑयल है, मैंने आपको पता करने के लिए भी बोला है, क्रूड ऑयल से आपने डीजल बना दिया, तो क्रूड ऑयल तो नेचुरल हो गया, लेकिन डीजल की क्वालिटी, क्रूड ऑयल की क्वालिटी को इंप्रूव किया तो डीजल बन गया, तो मैन मेड हो गया। ह्यूमन मेड और नेचुरल आ गए। बोला सर फिर रिसोर्सेज में क्या यही आएगा? बोला नहीं, पहले की सिचुएशन में क्या था कि पहले लोग सोचते थे रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या सोचते थे पहले लोग? दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जब वो ये सोचने लगे यार ये तो फ्री में मिलेगा, तो इन्होंने इसका एक्सेसिव यूज किया। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया,
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देना शुरू किया। वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। जब आप ये मान लेते हैं ये चीज तो ऐसे ही है, किसी चीज की कदर नहीं करते हैं ना, तो बाद में बड़े पछतावा होता है। समय रहते कदर करना सीखिए। अब क्या हुआ, इन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में क्या गलती हुई? बोला क्योंकि हमने ये सोच लिया ना कि दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो हमने इनका एक्सेसिव डिप्लीशन कर दिया। हमने बहुत ज्यादा इनको डिप्लीट किया। डिप्लीशन निकालना, लेवल को कम करना। और बोला सर कुछ लोग ऐसे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, यहां से हैव्स एंड हैव नॉट्स में थोड़ा सा रोल आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। आइए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है जब मशीनीकरण आता है पूरा, उसमें मशीनों में बड़े बड़े सामान बन रहे हैं, फुल जो है पूरी पावर पे लगी हुई है। बोला सर फिर उससे क्या हुआ? बोला जिनके पास मशीनें थी, इंडस्ट्रीज थी, वो पैसे वाले बन गए, कैपिटलिस्ट। बोला इस दुनिया में दो क्लासेस बनी, एक मालिक वर्ग, ओनर्स, एंड द अदर साइड वाज वर्कर्स। तो मालिकों के पास सब कुछ था। द सोसाइटी गोट डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। और क्या हुआ? बोला सर ये तो आपने देखा, ये क्या है? अगर देखें सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक हैजार्ड्स, इकोनॉमिक हैजार्ड्स प्लस सोशल, दोनों इकोनॉमिक सोशल। ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस। अब बोला जब एक्सेसिव डिप्लीशन हुआ, इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन किया आपने रिसोर्सेज का, जब आपने ट्रेनें चला दी कोल से, और वो कोल से धुआं निकला और पोल्यूशन हो गया, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, फिर ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया। अरे बोला भैया इतना मत बताइए, मर जाएंगे हम लोग। अब आप सोचेंगे यार जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो क्या करेंगे, जिंदा तो रहना है। और तब तक एलोन मस्क साहब भी नहीं थे दुनिया के सामने, चलो मंगल पे ले चलता हूं। तो इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज की कुछ सॉल्यूशन निकालो, कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। दिस इज आई से कनेक्टिविटी, एंड यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव सॉल्यूशंस। दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन, दीज आर एडवाइसेस एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो एडवाइसेस क्या थी इनके ऊपर? जब ये प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने थी तब क्या क्या हुआ देखो। गांधी जी के व्यूज पढ़ते हैं, रिसोर्स को बचाओ, रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई। किसकी बात हुई? कंजर्वेशन की। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी कहते थे कि देखो गांधी जी ना मशीनों के खिलाफ, सिंपल। आप खुद देखिए, खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे, हाथ से बनी चीजों। वो खुद आपने गांधी जी को चरखा चलाते देखा है? आपने गांधी जी को किसी मशीन में जाके ऐसे बैठ के कुछ करते थोड़ी देखा। कारण था ना, गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो कहते थे कि यार ये जो नेचर है ना हमारी इंडस्ट्रीज का, दिस इज एक्सप्लॉयटेटिव। आप रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हो, फिर सोसाइटी का शोषण कर रहे हो। सर रिसोर्सेज, बोला दिस एक्सेसिव डिप्लीशन, उनके लेवल नीचे ला रहे हो। दूसरा बोला सोसाइटी में अमीर और गरीब का आप भेदभाव करते जा रहे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने कहा मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जो कंपनी उसमें इंडस्ट्री में होती है, दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन बाय मासेस, प्रोडक्शन बाय मासेस। व्हाट अ लाइन! यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन बाय मासेस का मतलब होता है लोगों के द्वारा, जन समूह के द्वारा। गांधी जी के विचार थे। गांधी जी इस टेक्नोलॉजी को ग्रीडी मानते थे कि ये तो कुछ लोगों की ग्रीड को करने के लिए, इसीलिए उन्होंने बोला था देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। कि किसी की लालच के लिए इस दुनिया में कोई भी, मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन ऐसे नहीं होता ना। क्लब ऑफ रोम 1968 में ये भी सिस्टमेटिकली उठाता है रिसोर्स कंजर्वेशन की मांग इंटरनेशनल लेवल पे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाचर गांधी के फॉलोअर थे, SCHUMACHER, सुमाचर। सुमाचर की बुक में भी यही लिखा गया, रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में बात की गई, गांधी जी वाली बात। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रुडेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में ब्रुडेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल लेवल दिस टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बार ये टर्म सामने आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस समय रिसोर्स कंजर्वेशन का एक तरीका था, हालांकि बाद में इसकी डेफिनेशन बदल गई। उसके बाद आर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और बताया गया।
उसके बाद अर्थ समिट हुई 1992 में, उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बोले जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया को एक स्कोप दिखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह बात होने लगी, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोला ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये स्थायी विकास क्या है? बोला ये ऐसा विकास है, अब एक बात को सोचो, सस्टेनेबल, सस्टेन करते हुए आपको विकास करना है, कैसे? बोला हमारे पास मान लो 10 किलो हमारे पास क्रूड ऑयल या 10 किलो रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हालांकि अलग अलग यूनिट है, बट फॉर एग्जांपल हम मानते हैं हमारे पास एक ही रिसोर्स है, वो है कोल। 10 किलो हमारे पास कोयला बचा है, तो वो कहते हैं कि कोयले का ऐसा प्रयोग करो कि हमारी जरूरतें, हमारे फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो जितने में काम चल जाए। अय्याशी के लिए करेंगे तो हमारी फ्यूचर को अंधेरे में रहना होगा। सो दे आर सेइंग दैट डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट should not compromise with the needs of future generation। लिख लो, देखो मत, लिख लो कि डेवलपमेंट ऑफ द करंट जनरेशन और द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बोला इसके लिए हमने कुछ किया भी या बातें बातें ही करती नहीं रिपोर्ट? बोला नहीं किया। क्या किया? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, 1992 फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट बोला गया। 3 नाम है। यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस बुलाई रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, 1992 में। क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास के ऊपर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अब मीटिंग होनी थी। तो इसके 3 नाम बन गए, रियो डी जेनेरियो समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी बोल देंगे इसको, एंड फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इसको बोला गया। 3 नाम। यहां क्या होता है? 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट्स गए। एजेंडा क्या था? बोला एजेंडा था कि एनवायरमेंट को बचाना है, और क्या है? सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो लिखना ही भूल गया। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द ग्लोबल लेवल, कि वैश्विक रूप से जो हमारी सोशो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनसे जूझना है। यह एजेंडा था। यू शुड मेक सम थिंग्स वेरी क्लियर कि अगर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग को ये नाम से जाना जाता है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, क्यों बुलाई गई थी? बोला इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, गरीबी की, सामाजिक जो है दुर्व्यवहार की, है ना, डिस्क्रिमिनेशन की, उनको एड्रेस करने की। वो बोले ठीक है। एम क्या था और उद्देश्य क्या था इसका? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो सीधा है भाई, मैंने बताया ना, ये समस्या थी, इस समस्या पे ये व्यूज थे। ब्रुडेनलैंड कमीशन रिपोर्ट जब आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखना शुरू किया, और 1987 में रिपोर्ट आई। मात्र 5 साल में कमीशन ने इसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस टर्म की इतनी महत्ता बढ़ी कि 1992 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मीटिंग हुई, ये व्यूज सुने और ये सॉल्यूशन निकल करके आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना इनका गोल था। बोला फिर एंड रिजल्ट क्या हुआ? बोला इन्होंने डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया। अनेकों एग्रीमेंट हुए, लेकिन इसमें मेन क्या था? मेन था एक तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कि फॉरेस्ट के ऊपर ये नियम लागू होंगे। ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की आप इसमें कई सारे हुए, टोक्यो हुआ, उसके बाद बहुत सारे बहुत अलग टॉपिक ही बन जाएगा, आप इसको याद रखें। लेकिन मेन है एजेंडा 21। एजेंडा 21। बोला ये एजेंडा 21 क्या है? और 21 क्यों है? क्योंकि 20th सेंचुरी खत्म हो रही थी। 21 इसलिए रखा गया, 21 की 21वीं सदी शुरू होने वाली थी। इसमें क्या था? 3 चीजें थी, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। क्या सोशो इकोनॉमिक बातें आ गई? एनवायरमेंट का तो सीधा आ गया, एनवायरमेंटल डैमेज को कम करेंगे। फिर सोशो इकोनॉमिक की गरीबी को और ये जो बीमारियां हैं इनको कम करेंगे। कैसे? म्यूचुअल कॉपरेशन, सभी देश अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, साथ मिलेंगे और मिलकर के आगे बढ़े। एजेंडा 21 को कहा गया कि लोकल लेवल के ऊपर भी प्रमोट किया जाए। ये है सर, दिस इज द वे टू स्टडी। ये रिसोर्स क्या है? ये रिसोर्स से हम अपने काम की चीज कैसे बनाते हैं? ये रिसोर्स का क्लासिफिकेशन क्या है? जन्म, डेथ, पेरेंट्स, डेवलपमेंट और उसका नेचर। अब इसके बाद आपने देखा कि रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में हम क्यों पढ़ रहे हैं?
क्या प्रॉब्लम्स हैं? बोला ये प्रॉब्लम्स है। बोला फिर सॉल्यूशन? बोला सॉल्यूशन से पहले इनके ऊपर व्यूज देखो, ये व्यूज थे दुनिया के, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ये व्यू आए, और इस ब्रुडरलैंड कमीशन ने जब रिपोर्ट दी तो दुनिया ने इसको सीरियसली लिया और इसका सॉल्यूशन बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसको यूं एरो बनाओ और लिंक करो, दिस इज द वे टू स्टडी, क्योंकि तुम्हारे नोट्स छपने नहीं वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थी ये? बोले आप, बोले इंडिया के बारे में देखो, प्लानिंग, देयर इज अ टर्म प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में समझो। क्लास 12th में आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे कि आपकी बुक्स में इतना है वास्तव में, कि आप अगर जानना चाहो ना, जानना चाहो, रटना नहीं, लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, बस जान लो। कई चीजें जिज्ञासा के लिए, तुम्हें कोई फैक्ट पता चलता है, सुनते हो ना, तो सुन लो इसको। आपको यकीन नहीं होगा, आपकी 12th में इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर इस पे है और आपकी पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर इस पे है, प्लानिंग पे। ये प्लानिंग इतनी जरूरी है। देखिए 1927 में प्लानिंग शुरू होती है पहली बार, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है यूएसएसआर, सोवियत रूस में, स्टालिन उस समय वहां थे। प्लानिंग का उस समय मतलब था 5 साल के लिए, देश के संसाधन लिमिटेड है, हम 5 साल के लिए अपने देश के संसाधनों को कैसे प्रयोग करेंगे, सिस्टम, वो तो होता है 5 इयर्स प्लान। और एक होता है पीपी। पीपी वो नहीं होता है, पीपी का मतलब होता है पर्सपेक्टिव प्लान। ये प्लान 20 साल के लिए है, 20 इयर्स, कि 20 साल में हम क्या करेंगे। 20 साल का मतलब 4 5 ईयर प्लान्स अलग होंगे, लेकिन ये 20 साल का गोल होगा। आप सोच नहीं सकते सर, इतना डिटेल में बताया गया है वहां पे 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि आपकी गोल क्या होगी। 4 गोल से सिर्फ, हर 5 ईयर प्लान में सिर्फ 4 ही गोल हैं, और उस पर्सपेक्टिव प्लान के भी वही 4 गोल। इकोनॉमिक्स में अगर आप, लेकिन क्योंकि बहुत डिटेल में चले जाएंगे, बड़ा डिटेल चैप्टर है, प्लानिंग है। प्लानिंग कहती है कि रिसोर्सेज तो कम है, नीड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे करो कि रिसोर्सेज का ऐसा प्रयोग हम करें, ऐसी प्लानिंग करें हम, ऐसा जो है पूरा का पूरा ऐसे कब्जा करना है कि किसी को कुछ वो ना हो। तो वही वाली बात है कि हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करें, कैसे उनको यूज करना है, हम ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा पहुंचाए। अब सुनो, ये मैप मैंने ऐसे ही नहीं बनाया था, कारण था। इस मैप को बनाने के पीछे के कारण में सुनो ध्यान से। यहां पर जो रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, या झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को रख लो, ठीक है, उसको हम दूसरे हिस्से में काउंट करें। ये राजस्थान का थार डेजर्ट और गुजरात का रन ऑफ कच्छ, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल, यहां स्वर्णगिरी। लेकिन इसको छोड़ दो, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे बुक में तो मिला ही नहीं। अब देखो एक बार, मैंने क्यों हाईलाइट किया, यहां ध्यान से देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, बोले यहां पे मिनरल्स मिल रहे हैं, मिनरल्स, आयरन है, कोल है, मिनरल्स मिल रहे हैं। अच्छा, तो यहां क्या मिल रहा है? यहां पर सोलर एंड विंड एनर्जी है। अरे यार बड़ी अच्छी बात है ना। यहां क्या है? यहां है, यहां क्या है? टूरिज्म है, कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज। क्या कर रहे हो ये आप? बोला इस रीजन में क्या है, ऊपर वाले इस रीजन में, बोला ये नदर्न प्लेन्स हैं, यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। बोला ये डेक्कन प्लेट्यू क्या है भाई, डेक्कन प्लेट्यू क्या है? बोला यहाँ भी मिनरल्स बहुत भरे पड़े हैं।
क्या फायदा है ये सब करने का? मैं कह रहा हूं जरा सोच के देखो, यहां से बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकर के हम जहां पर एग्रीकल्चर कम होता है वहां पर फसलें कम दाम में भेजें, उनको मुहैया करवाएं, क्योंकि पैसे वाला आदमी तो पैसे कमाना चाहता है, वो यहां से 50 रुपए की खरीदेगा और वहां जाके 100 में बेचे। सरकार यहां से 50 के खरीद के वहां 40 में बेचे तो ये चलो मुनाफा भी कमाए, 60 में बेचे तो। सरकार यहां पर सोलर और विंड एनर्जी का एक्सेसिव यूज करे खुल के बिल्कुल, और इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स कम करके पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी दे तो, बाहर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे तो, यहां इंडस्ट्री बना करके पूरे देश में अगर सप्लाई की जाए उन चीजों की, तो यहां टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए तो। बोला हमारे देश में अलग अलग जगह रिसोर्स, दिस इज द रीजन सर, दिस इज द रीजन। ये देश, इस देश के हर एक कोने में, इस देश की हर एक इंच जमीन पर रिसोर्सेज हैं, एंड दैट इज वाई एवरीवन वांटेड टू रूल इंडिया। सब लोग इंडिया पे कब्जा करने के लिए आए और यहां के लोगों ने आने भी दिया। ये वसुधैव कुटुंबकम, सारा देश, सारी दुनिया जो है, सारा विश्व जो है, वो एक कुटुंब है, वो परिवार है। लेकिन उन लोगों ने नहीं कहा था, उन लोगों ने कहा था ना जी ना, तुम काफिर, मारा। और अपने ही देश में इस क्षेत्र में जो हुआ बेहद दर्दनाक। उस पर मूवी बनी है द कश्मीर फाइल्स, और उसने दिखाया है कुछ हद तक उस सच्चाई को दिखाया है। पूरी सच्चाई तो नहीं दिखाई गई उसमें, क्योंकि बहुत मिनिमाइज करके, पूरी सच्चाई दिखा देते तो सेंसर वेंसर हो जाता कि नहीं भैया आंदोलन हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको उस चीज पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि ये है आपका देश, इस देश की हर एक इंच जमीन पर सोना, गोल्ड, और क्या है ये? किसी, अरे कोई एक देश बताओ जिसमें इतना सब कुछ हो। ये फर्टाइल प्लेन्स, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, यहां रिसोर्सेज हैं, यहां यूटिलाइज नहीं कर रहे आप, ये आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपने यूटिलाइज नहीं किया है, करो। नीचे स्वर्णगिरी तो मैंने बनाया ही नहीं, गोल्ड माइंस, सोना निकलता है, डायमंड निकलता है, कोल्स निकलते हैं। बोला इनका जुडिशियस यूज करना है, इसीलिए भारत में प्लानिंग जरूरी है। कैसे प्लानिंग करें? सुनो अब, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कहां क्या मिल रहा है। कर तो दिया आइडेंटिफाई, यही तो है। इसमें क्या है? सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या? सर्वे करो और फिर मैप बनाओ, घूमो, यहां पर मान लो जैसे इस एरिया में, इस क्षेत्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सर्वे किया, बोला यहां पे ये चीज मिलती है, सर्वे में लिखा कि इस क्षेत्र में आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, मैप बना दिया, ठीक है। फिर उसकी क्वालिटी को देखा, क्वांटिटी को देखा कि कितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, बोला यार बड़ा अच्छा है। फिर कितनी क्वांटिटी हो सकती है यहाँ पे, फिर कि मेजरमेंट करो उस लैंड की कि कितनी दूरी में वो चीज फैली हुई है। दैट्स इट, सिंपल। पहला है आइडेंटिफाई करना कि कहां मिल रहा है, दिखा दिया प्रैक्टिकल करके। फिर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी। अब आइडेंटिफाई हो गया है, अब प्राइमरी, फॉर एग्जांपल, ये मैं क्यों बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल द स्टेट चीफ मिनिस्टर कम्स एंड सेज कि हमारी स्टेट में क्या मिल रहा है उसके बारे में पता करो। लोग गए, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया यहां पे ये चीज मिलती है, सर्वे किया, पता किया, मैप वैप बना के पूरा एस्टिमेशन करके सीएम के सामने रख दिया कि सर यहाँ पे ये चीज मिलती है, यहाँ पे ये चीज मिलती है। तो सीएम कहेगा तो चलो भैया मैप जो है फावड़ा लेके चल पड़ता हूँ, खोद डालेंगे। यार मजाक कर रहे हैं, तो प्लानिंग भी तो बनाओ, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। बोला अच्छा, बोला साथ में एक बात ध्यान रखना, नेशनल प्लान के साथ लोकल प्लान्स, नेशनल प्लान्स के साथ मैच करें। ये प्लानिंग ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, सिंपल, जस्ट इतना ही है भाई। ये पूरा बना, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, मैं कोई भी बात बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग इट टू एग्जैजरेट, बट मैं कोई बात बोल रहा हूं, कोई चीज यहां लिखी है, उसके हमेशा कोई ना कोई एक से ज्यादा यूज होते हैं। याद रखें, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, आप हवा में ना ले, सुने, जरा ध्यान से सुने प्लीज। अगर आप पढ़ रहे हैं सीरियसली, यहां पर हजारों लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे सीनियर लोग हैं, पढ़ाते हैं, पर मेरे पास अगर गलती से पढ़ रहे हो
तो प्लीज पूरा ध्यान देके सुनो, और जब समझोगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा। ये मैप बनाया था, इसमें बता दिया ना, आइडेंटिफाई तो कर दिया तुम्हारे सामने ही मैंने, सर्वे करना है बस, और मैप बना के आपको उसके बाद प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए निकाल लेना है, दैट्स इट। अब देखो इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, लैंड, और अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वाटर। लिंक्ड है ना, पहले 3 चैप्टर्स लिंक्ड हो गए। तो मिलते हैं अब आपसे दूसरे पार्ट।